इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन के उस दौर को देख रहे हैं, मतलब 1773 से 1858, जब ब्रिटिश संसद ने ना कानूनों के जरिए दखल देना शुरू किया। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है जो इन जरूरी एक्ट्स की रूपरेखा बताता है, और हमारा मिशन ये समझना है कि भाई कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी धीरे धीरे हुकूमत करने लगी और कैसे ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल, मतलब शिकंजा कसता चला गया। तो कहानी शुरू करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। हाँ। ये पहला बड़ा कदम था, है ना? हाँ, कह सकते हैं कि ये कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार की पहली महत्वपूर्ण दखलंदाजी थी। इसी एक्ट ने बंगाल के पहले गवर्नर जनरल को नियुक्त किया, वॉरेन हेस्टिंग्स, और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बना 1774 में। सही। और एक दिलचस्प बात, इसने कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार पर रोक लगा दी, और रिश्वत लेने पर भी। ये जरूरी था क्योंकि करप्शन, मतलब भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया था। तो ये एक्ट ना कंपनी को रेगुलेट करने, मतलब एक कायदे में लाने की पहली गंभीर कोशिश थी। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी थी। बिल्कुल। देखिए, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी और जो सुप्रीम कोर्ट बना, उनके बीच अधिकारों को लेकर ना थोड़ा टकराव हुआ, कंफ्यूजन था। अच्छा। जिसे फिर 1781 में एक संशोधन एक्ट लाकर सुलझाने की कोशिश की गई। उसमें काउंसिल को थोड़ी ज्यादा छूट मिली, खासकर रेवेन्यू मामलों में। तो 1773 की कोशिश के बाद अगला कदम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट। ब्रिटिश सरकार को लगा कि और ज्यादा कंट्रोल चाहिए। इसने क्या किया? इसने कंपनी के कामों को अलग अलग कर दिया, है ना, व्यापारिक और राजनीतिक। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि आप भी कमर्शियल मामले देखो, व्यापार वगैरह। ठीक है। और राजनीतिक मामलों के लिए, जैसे संधि करना, युद्ध, प्रशासन, उसके लिए लंदन में एक नया बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये हुआ डुअल गवर्नमेंट, मतलब दोहरा शासन। हाँ, एक तरह से यहीं से इसकी शुरुआत हुई। असल में ये ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर अपना दबदबा बढ़ाने का तरीका था। साफ कर दिया कि भारत में कंपनी के जो इलाके हैं वो ब्रिटिश पोजेशंस हैं, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा। कंट्रोल बढ़ता जा रहा था। फिर 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को और ज्यादा पावर दी गई। गवर्नर जनरल के साथ कमांडर इन चीफ भी। और 1793 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 साल के लिए और बढ़ा दिया। हाँ, वो जारी रहा। लेकिन फिर 20 साल बाद 1813 के चार्टर एक्ट में एक बड़ा मोड़ आया। बिल्कुल बड़ा मोड़। यहाँ कंपनी का जो एकाधिकार था भारत के साथ व्यापार पर, वो लगभग खत्म कर दिया गया। लगभग मतलब कुछ बचा था? हाँ, सिर्फ चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार था उस पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। बाकी सब खोल दिया गया दूसरे ब्रिटिश व्यापारियों के लिए। और सिर्फ आर्थिक नहीं, कुछ सामाजिक बदलाव भी हुए इस एक्ट से। हाँ, देखिए, ईसाई मिशनरियों को भारत आने और धर्म प्रचार करने की इजाजत मिल गई। अच्छा। और पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए, हालांकि वो पश्चिमी शिक्षा पर केंद्रित था, थोड़ा फंड भी अलग रखा गया। और स्थानीय सरकारों को टैक्स लगाने का अधिकार भी। हाँ, और टैक्स न देने पर सजा का भी प्रावधान किया गया। तो ये दिखाता है कि ब्रिटिश दखल अब सिर्फ पैसे या राजनीति तक नहीं था, वो समाज और संस्कृति में भी जा रहा था। बिल्कुल। एकाधिकार टूटना, मिशनरियों का आना, ये सब गहरे प्रभाव के संकेत थे। फिर अगले 20 साल बाद 1833 का चार्टर एक्ट, इसने तो मतलब सेंट्रलाइजेशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। हाँ, ये केंद्रीकरण का चरम था, कह सकते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल अब सिर्फ बंगाल का नहीं रहा, वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। बिल्कुल। और पहले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। सारी सिविल और मिलिट्री शक्तियां उनके हाथ में आ गईं। और सबसे बड़ी बात शायद ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक भूमिका पूरी तरह खत्म कर दी गई। हाँ, ये निर्णायक मोड़ था। कंपनी अब प्योरली, मतलब पूरी तरह से एक प्रशासनिक निकाय बन गई, ब्रिटिश क्राउन की तरफ से शासन चलाने वाली बॉडी। व्यापार बंद। व्यापार बिल्कुल बंद। और इसी एक्ट के तहत एक लॉ कमीशन भी बना, कानूनों को कोडिफाई करने के लिए। लॉर्ड मैकेले उसके अध्यक्ष थे। और सिविल सर्विस में खुली प्रतियोगिता का आइडिया भी इसी एक्ट में आया था। हाँ, आइडिया आया था, प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इसका विरोध किया, तो वो लागू नहीं हो पाया उस समय। अच्छा, तो वो लागू नहीं हुआ। फिर आया आखिरी चार्टर एक्ट 1853 का। हाँ, 1853। ये भी महत्वपूर्ण था। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के कामों को अलग किया। विधायी और कार्यकारी, मतलब कानून बनाने वाले और लागू करने वाले काम। बिल्कुल। एक तरह से एक छोटी संसद जैसी चीज बनी।
इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें कुछ नए सदस्य जोड़े गए जो कानून बनाने में मदद करते थे। और वो सिविल सर्विस वाली बात? हाँ, वो यहाँ लागू हुई। इस एक्ट ने सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी। तो अब भारतीयों के लिए भी कम से कम सैद्धांतिक रूप से दरवाजे खुल गए। हाँ, सैद्धांतिक रूप से मैकाले कमेटी भी बनी थी इसी पर, और कंपनी को भारत का शासन संभालने दिया गया, लेकिन इस बार कोई फिक्स्ड टाइम लिमिट नहीं दी गई। मतलब क्राउन जब चाहे तब टेक ओवर कर सकता था। बिल्कुल, ये एक इशारा था कि कंपनी का राज अब अनिश्चित काल के लिए है, क्राउन के भरोसे पर, और ये आखिरी चार्टर एक्ट साबित हुआ। तो हमने देखा कि कैसे 1773 से 1853 तक इन अलग अलग एक्ट्स के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल बढ़ता गया। हाँ, शासन ज्यादा केंद्रीकृत हुआ और कंपनी का रोल व्यापार से बदलकर पूरी तरह प्रशासन का हो गया। और जैसा हमारे स्रोत में बताया गया है, ये सिलसिला फिर 1858 में जाकर खत्म हुआ, जब 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। सही। और ये हमें एक सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि ये जो कानूनों का ढांचा बना, जो औपनिवेशिक जरूरतों के लिए, मतलब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बना था, हाँ। इसकी बनावट और इसकी विरासत आजादी के बाद भी भारत की अपनी प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्थाओं पर शायद अनजाने में ही सही किस हद तक असर डालती रही होगी। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर जरूर गौर किया जा सकता है।